आप सभी विद्यार्थियों का इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे लघु शोध का प्रारूप यानी रिसर्च प्रपोजल किस प्रकार तैयार किया जाता है। ठीक है, अगर आप पीजी कर रहे होंगे तो पता होगा कि आपका रिसर्च का कार्य लगा होगा। ठीक है, तो हम उन सारी बिंदुओं को बारीकी से देखेंगे जिससे आप जो है लघु शोध का प्रारूप जो है अच्छे से तैयार कर पाएँ और अपने शोध कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकें। ठीक है, तो हम इन 10 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे हम कि ये सारे बिंदुएं क्या हैं और क्या क्या करना होता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। देखिए, रिसर्च प्रपोजल यानी लघु शोध का प्रारूप तैयार करने के लिए हम 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं पे ध्यान देना चाहिए हमें। पहला है शोध शीर्षक। ठीक है, शोध शीर्षक यानी शोध समस्या का चयन होता है। दूसरा प्रस्तावना या भूमिका लिखना होता है। तीसरा जो है शोध के उद्देश्य क्या होते हैं उसके बारे में है। चौथा जो है परिकल्पना के बारे में है। पांचवा जो है अध्ययन का महत्व है। छठवां जो है अध्ययन का क्षेत्र है। सातवां जो है संबंधित साहित्य की समीक्षा। आठवां जो है शोध प्रविधि। नौवां उपसंहार या निष्कर्ष और 10वां जो है संदर्भ अनुसूची हमें देना होता है। ठीक है, इन सारे 10 बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे, एक एक बिंदुओं को विस्तृत चर्चा करेंगे आगे हम कि लघु शोध का प्रारूप जो है हम किस प्रकार रिसर्च प्रपोजल बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक एक। सबसे पहले बात आते हैं शोध शीर्षक यानी शोध समस्या का चयन। ध्यान देंगे, जब भी हम शोध करने जाते हैं लघु शोध का तो हमें पता है कि एक जो है शीर्षक दिया होता है जिस पे हम शोध कार्य करते हैं। ठीक है, यानी हम जो शोध समस्या का चयन करते हैं, जो भी हमारा शीर्षक होता है जिस पे हम शोध कार्य करने जा रहे हैं, तो ध्यान देंगे कि शोध के पहले चरण में समस्या, घटना या व्यवहार प्रश्न का चयन किया जाता है जो हमको शीर्षक दिया जाता है। ठीक है, शोध शीर्षक क्या है, सरल और आसान भाषा में होना चाहिए। जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं किस भाषा में होना चाहिए, आसान भाषा में होना चाहिए। शोध समस्या का चयन करते समय अनुसंधानकर्ता यानी जो रिसर्च कर रहा है रुचि परियोजना का कार्य अवश्य हो, यानी रुचि की जो है कर्ता की रुचि जो है परियोजना कार्य में अवश्य होनी चाहिए। यानी अगर आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो आपको उस परियोजना कार्य में क्या होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए, इंटरेस्ट होनी चाहिए, तभी आप शोध कार्य को अच्छे से कर पाएंगे। इससे शोध कार्य को सफलता तक पहुंचाया जा सकता है। जब तक आप किसी कार्य को करने में रुचि नहीं रखेंगे तब तक वो कार्य जो है सफलतापूर्वक आप उसको नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि शोध का जो भी है शोध शीर्षक चयन करते समय ध्यान देंगे शोध जो है शीर्षक सरल और आसान भाषा में होनी चाहिए। दूसरा क्या है, शोध समस्या का चयन करते समय अनुसंधान करता यानी जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसमें आपको रुचि होना चाहिए। जब तक आपकी रुचि नहीं होगी तब तक आप उस कार्य को मन से नहीं कर पाते हैं और बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा शोध समस्या का चयन कर। ठीक है, दूसरा हमारा आता है, ध्यान देंगे ये दूसरा है। दूसरा हमारा है प्रस्तावना या भूमिका। ध्यान देंगे कुछ भी आरंभ करने से पहले क्या होना चाहिए, प्रस्तावना या भूमिका हम लिखते हैं। प्रस्तावना या भूमिका, प्रस्तावना का मतलब ये होता है आरंभ या प्रस्ताव। ठीक है, प्रस्तावना किसी लेख या पुस्तक का आरंभिक भाग होता है जिसमें उस रचना के बारे में एक संक्षिप्त पूर्व परिचय दिया होता है। साधारण भाषा में बात की जाए तो प्रस्तावना एक परिचयात्मक पाठ है जो किसी पुस्तक या लेख के मुख्य पाठ से पहले आता है। ठीक है, यानी प्रस्तावना या भूमिका क्या है, ये जो भी आप लेख लिखेंगे, जो भी यानी आप रिसर्च कार्य करेंगे तो आपके जो है आरंभिक भाग के पहले के जो है संक्षिप्त परिचय दिया जाता है आपके उसके बारे में, जो भी आपका रिसर्च का टॉपिक है उसके बारे में परिचय दिया जाता है और अपनी बात जो है साधारण भाषा में बात की जाती है। ठीक है, ये तो रहा आपका जो है प्रस्तावना। ठीक है, दूसरा ये आपका रहा जो है ये तीसरा, नंबर करते समय थोड़ा गलती हुई है नंबरिंग के समय। ठीक है, ये आपका जो है क्या है, तीसरा नंबर है। ध्यान देंगे शोध के उद्देश्य, जब भी आप शोध करते जाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। जो भी आप कार्य करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो शोध का जो उद्देश्य है क्या है, सत्य की खोज करना, नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना, किसी घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करना, किसी विशेष स्थिति का सही वर्णन करना, समस्याओं का समाधान करना, वैज्ञानिक कार्यविधि के उपयोग द्वारा प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना, विज्ञान पर आधारित वस्तुपरक ज्ञान प्राप्त करना, व्यवस्थित प्रयत्न द्वारा सिद्धांतों का निर्माण करना। ये रहा शोध के 8 प्रमुख उद्देश्य। ठीक है, तो आपने शोध के उद्देश्य को देख लिया। आगे चलते हैं, आगे जो है चौथा परिकल्पना। ध्यान देंगे ये परिकल्पना है, चौथा परिकल्पना। ठीक है, परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर चिंतन करना। परिकल्पना मतलब, ध्यान देंगे परिकल्पना, परिकल्पना अगर संधि विच्छेद करेंगे तो परि और धन कल्पना, तो परिकल्पना का अर्थ है चारों ओर चिंतन करना। जहाँ परि का अर्थ है चारों ओर, ध्यान देंगे जब संधि विच्छेद करेंगे तो परि का मतलब होता है चारों ओर और कल्पना का अर्थ होता है चिंतन करना। ठीक है, इसमें क्या है, सुझावों का परीक्षण किया जाता है। यह अनुसंधान समस्या से संबंधित समस्त संभावित समाधानों पर विचार करता है। इस शब्द
इस शब्द का अर्थ उपकथन से भी है। ठीक है, इस शब्द का अर्थ क्या है? उपकथन से भी है, जो किसी समस्या के समाधान की अवधारणा प्रस्तुत करता है। ध्यान देंगे, परिकल्पना दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और कल्पना। परि मतलब होता है चारों ओर, और कल्पना मतलब होता है चिंतन करना। यानी क्या होता है? परिकल्पना का मतलब होता है जहाँ चारों ओर हम चिंतन करते हैं। ठीक है, परिकल्पना का अर्थ समझ में आ गया आपको कि परिकल्पना का अर्थ क्या है। ठीक है, तो चारों ओर चिंतन करना। ठीक है, आगे दूसरे शब्दों में बात की जाए तो किसी घटना की व्याख्या करने वाले सुझाव या अलग अलग प्रतीत होने वाली बहुत सी घटनाओं के आपसी संबंध की व्याख्या करने वाला कोई तर्कपूर्ण सुझाव ही परिकल्पना कहलाता है। ठीक है, परिकल्पना कहलाता है। तो आपको ना परिकल्पना को देख लिया। ठीक है, कि परिकल्पना आखिर होता क्या? तो परिकल्पना क्या है? परिकल्पना दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस कल्पना। ठीक है, जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो आप दो शब्द पाएंगे, परि प्लस कल्पना। परि का मतलब होता है चारों ओर, और कल्पना का अर्थ होता है चिंतन। ठीक है, क्या आपने परिकल्पना को समझ लिया? आगे चलते हैं हम पांचवें पे। ये पांचवा, अध्ययन का महत्व। यानी जब भी किसी चीज़ पे हम अध्ययन करते हैं तो उसका कोई ना कोई महत्व होता है। ठीक है, तो जो है शोध क्या है? मानव को ज्ञान को दिशा देता है। ठीक है, शोध जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति की संतुष्टि करता है। शोध व्यवहारिक समस्याओं का समाधान होता है। यानी शोध से क्या होता है? शोध व्यवहारिक समस्याओं का समाधान भी होता है। ठीक है, शोध पूर्वाग्रहों के निदान और निवारण में सहायक है। शोध से व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है। सही बात है, क्या होता है? शोध से क्या होता है? बौद्धिक, व्यक्ति का क्या होता है? बौद्धिक विकास होता है। शोध एक तरह का औपचारिक प्रशिक्षण है। सही बात है। ठीक है, आगे है शोध नए सिद्धांतों का सामान्यीकरण करने के लिए हो सकता है। ठीक है, शोध नए शैली और रचनात्मक विकास के लिए हो सकता है। ठीक है, आपने शोध के महत्व को देखा। ठीक है, 8 प्रमुख महत्वों को देख लिया आपने। आगे चलते हैं हम। आगे जो छठवां नंबर हमारा है, अध्ययन का क्षेत्र। ठीक है, अध्ययन का क्षेत्र यानी अध्ययन का जो क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो अध्ययन का क्षेत्र का मतलब यह है कि किसी विशेष क्षेत्र या विषय को संदर्भित करता है जिसे कोई व्यक्ति क्या है? अपना रहा है या उसको उसमें विशेषज्ञता है। शोधकर्ता को उस क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए जिससे शोध का कार्य सफलतापूर्वक हो सके। यानी शोधकर्ता को उस क्षेत्र का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए, जिससे क्या करे? वो शोध कार्य को, रिसर्च कार्य को क्या कर सके? सफलतापूर्वक क्या कर पाए? पूर्ण कर पाए। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमारा सातवां है हमारा क्या? संबंधित साहित्य की समीक्षा। सातवां क्या है? संबंधित साहित्य की समीक्षा। ठीक है, तो साहित्य यानी साहित्य समीक्षा किसी विषय पर पहले से प्रकाशित कार्यों का अवलोकन है। क्या है? साहित्य समीक्षा किसी विषय पर पहले से प्रकाशित कार्य का अवलोकन है। किसी भी तरह से साहित्य समीक्षा शोधकर्ता या लेखक को प्रश्न के तहत विषय पर मौजूदा ज्ञान की एक सामान्य छवि प्रदान करने के लिए होता है। संबंधित साहित्य की समीक्षा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में RRL भी कहते हैं, यानी रिलेटेड रिसर्च लिटरेचर। RRL फुल फॉर्म रिलेटेड रिसर्च लिटरेचर भी कहा जाता है। किसी विशेष विषय या शोध प्रश्न से संबंधित मौजूदा साहित्य की व्यापक समीक्षा है। ठीक है, तो यह क्या है कि साहित्य समीक्षा किसी विषय क्या है? पहले से प्रकाशित कार्यों का अवलोकन है। साहित्य समीक्षा क्या है? किसी विषय यानी साहित्य समीक्षा किसी विषय पर पहले से प्रकाशित कार्यों का क्या है? अवलोकन है। ठीक है, आपने देखा कि साहित्य संबंधित यानी समीक्षा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे है हमारा आठवां जो है शोध प्रविधि। आठवां क्या है हमारा? शोध प्रविधि। शोध प्रविधि ध्यान देंगे, शोध प्रविधि यानी हम किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं शोध कार्य को करने में। ठीक है, शोध प्रविधि का अर्थ होता है शोध कार्य करने के लिए विशेष नियम या विधि। जैसे आपने किस विधि के द्वारा, किस नियम के द्वारा अपने शोध कार्य को पूर्ण किया है। ठीक है, तो शोध प्रविधि में किसी विषय के बारे में जानकारी की पहचान, चयन, प्रक्रिया और विश्लेषण के लिए उपयोग की जाने वाली विशिष्ट प्रक्रिया है। ध्यान देंगे, शोध प्रविधि का अर्थ ही होता है कार्य करने का विशेष नियम या विधि। आपने किस विधि का प्रयोग किया है। ठीक है, आपने शोध प्रविधि देख लिया। आगे चलते हैं हम। हमारा आठवां है जो है नौवां जो हमारा क्या है? उपसंहार या निष्कर्ष। ठीक है, 9 नंबर क्या है? उपसंहार या निष्कर्ष। अगर बात की जाए, देखिए, समानतः किसी रचना के अंत में प्रस्तुत किया जाने वाला वह हिस्सा जिसमें संपूर्ण कृति का सार, उसके अभिप्राय और उसका स्पष्टीकरण दिया जाता है, उसे उपसंहार कहा जाता है। ध्यान देंगे, उपसंहार क्या है? यानी अंतिम भाग। समानतः किसी रचना के अंत में प्रस्तुत किया जाने वाला वह हिस्सा है जिसमें संपूर्ण कृति का, आपने जो भी रिसर्च किया उसके सारे, उसके संपूर्ण कृति का, यानी जो भी आपने रिसर्च किया उसके संपूर्ण भाग का क्या है? वो ही क्या है? स्पष्टीकरण होता है, जो आप देते हैं किसमें? उपसंहार में। यानी जितना भी आपने रिसर्च कार्य किया है वो सारे का स्पष्टीकरण आप जो है उपसंहार में लिखते हैं। ठीक है, तो आपने उस उपसंहार को देख लिया। अंतिम हमारा जो है 10वां जो है हमारा जो आता है वो आता है संदर्भ ग्रंथ सूची।
10वां क्या है, संदर्भ ग्रंथ सूची आता है। देखिए संदर्भ ग्रंथ सूची क्या होता है, यानी अपने शोध कार्य को कहाँ कहाँ से किया है आपने, कहाँ कहाँ से आपने सहायता ली है, किन किन बिंदुओं का आपने कहाँ कहाँ से उठाया है और अपने शोध कार्य में रखा है। तो संदर्भ ग्रंथ सूची में केवल उन कार्यों का विवरण होता है जिनका उल्लेख दस्तावेज के पाठ में किया जाता है, जैसे पुस्तक, इंटरनेट साइट, जनरल लेख। इन विवरणों में पर्याप्त विवरण शामिल होना चाहिए। यानी आप जब भी शोध कार्य किए हैं तो आपने कहाँ कहाँ से शोध कार्य के लिए आपने सहायता लिया है, अपने इंटरनेट से लिया है, ग्रंथों से लिया है, इतिहासकारों से लिया है, ठीक है, अपने पत्रों से लिया है, पुस्तक किन किन पुस्तकों से लिया है, किन किन लेखकों को दिया रहा है, किन किन आचार्यों से लिया है, इन सारी चीज़ों का विवरण आप जो है संदर्भ ग्रंथ सूची में भरते हैं आप। तो आपने क्या देखा, आपने शोध का प्रारूप आपने देखा बारीकी से। हमने उन 10 बिंदुओं पे चर्चा किया हमने कि शोध के प्रारूप को किस प्रकार हम तैयार करेंगे, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य था ताकि आपके लघु शोध कार्य का जो प्रपोजल है, रिसर्च प्रपोजल है, उसको किस प्रकार आपको तैयार करना है क्रम में, इसमें हम बताने का प्रयास किए, जिससे आपको भटकना ना पड़े। देखिए शोध कार्य अगर आपका पहली बार है तो हो सकता है समस्याओं का सामना करना पड़े आपको, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। समस्याओं को कभी भी सकारात्मक रूप में लेना चाहिए, जिससे क्या हो, आप अपने रिसर्च कार्य को पूर्ण कर पाएंगे, ठीक है। समस्याओं को भी हमेशा आप नकारात्मक रूप में न लें, समस्याएं आनी चाहिए, जिससे क्या होता है, जब भी समस्याएं आएंगी आपको कुछ नया ही सीखने को मिलता है। इसलिए समस्याओं को कभी क्या है, नकारात्मक रूप में नहीं लेना चाहिए, उसको सकारात्मक भाव में लीजिए, ठीक है। समस्याएं आएंगी तो आप सीखेंगे, ठीक है। अगर पहली बार है रिसर्च तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से बारीकी से एक एक चीज़ को समझ लीजिए। समझने के बाद अपने लघु शोध के प्रारूप को तैयार करिए, और जो भी आपके प्रवक्ता द्वारा, आप लेक्चर जो भी आपके सर के द्वारा आपको जो है रिसर्च का टॉपिक दिया जा रहा है, उस पर गहन से पहले अध्ययन करिए और तब जाके आप रिसर्च कार्य को पूरा करिए। रिसर्च संबंधी जितने भी कार्य किस प्रकार किए जाते हैं हमने पहले से ही वीडियो फॉर्मेट में बना के पहले से अपलोड करके रखा है, आप जाके उसको देख सकते हैं, जिससे आपको शोध कार्य करने में आसानी होगी। तो मुझे आसानपूर्ण विश्वास है कि आपको लघु शोध का प्रारूप यानी रिसर्च प्रपोजल बनाने में कोई समस्या नहीं आएगी। आपने रिसर्च प्रपोजल को आपने देखा, लघु शोध के प्रारूप को देखा, जिससे आपको शोध कार्य करने में आसानी होगी और आप अपने शोध कार्य को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे हम इन्हीं सब बातों के साथ, फिर मिलेंगे हम दूसरी अन्य वीडियो में किसी अन्य नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।